हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। दिस इज़ निरंजन तिवारी। सो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे इग्नू मास्टर ऑफ आर्ट्स के लिए, फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट के लिए हम बात कर रहे, सॉरी सेकेंड ईयर के लिए हम बात कर रहे थे, जिसमें हमारा बुक है इतिहास लेखन। तो इतिहास लेखन में आज हम बात करेंगे इकाई 20 राष्ट्रवादी इतिहास लेखन। राष्ट्रवादी इतिहास लेखन में अगर हम बात करें तो देखिए, बहुत बेसिक चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। मैं बार बार आपसे हर बार कहता हूँ कि मैं रीड नहीं करूँगा, जहाँ ज़रूरत होगा वहाँ रीड करूँगा, बाकी चीज़ें मैं बस एक्सप्लेन कर दूँगा। आपको समझने की बात है, आपको समझना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पे जो दिया हुआ है, सिंपल प्रस्तावना मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि प्रस्तावना में कुछ दिया नहीं है। सिंपल सी चीज़ ये दिखाई जा रही है कि बहुत सारे जो थिंकर्स होते हैं, जो इतिहास लेखक होते हैं, वो किसी न किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के साथ मिलकर इतिहास लिखते हैं। उनकी कोई आइडियोलॉजी होती है या किसी से वो इंस्पायर्ड होते हैं। इसी तरह से ये जो इतिहास लेखन है, वो राष्ट्रवादी इतिहास लेखन है, वो एक दृष्टिकोण है कि आपको पता है राष्ट्रवाद क्या होता है। अपने देश को महान बताने की जो कोशिश की गई है, अपने देश को जो बुराइयां होती थी कि भारत में ऐसा कुछ नहीं था या भारत बेकार है वगैरह वगैरह, जैसा हम आगे देखेंगे, तो राष्ट्रवादी इतिहास लेखन में ये बताने की बात की गई है कि नहीं, हमारा राष्ट्र जो है वो जो बताया गया है उससे कहीं आगे है। तो उसी में वही चीज़ें हम देखेंगे। यहाँ हम सीधे आइए, चलिए बात करते हैं उपनिवेशवादी बनाम राष्ट्रवादी इतिहास लेखन। भारतीय इतिहास की प्रति राष्ट्रवादी भावनाओं को उभारने और धर्म, जाति, भाषाई, वर्गीय और विभेद से ऊपर उठकर लोगों को जोड़ने में राष्ट्रवादी इतिहास लेखन की अहम भूमिका रही है। जैसा कि पहले बताया चुका है, हमेशा लेखक द्वारा सचेत रूप से नहीं किया जाता। आरंभ में 19वीं शताब्दी में भारतीय इतिहासकारों ने उपनिवेशवादी इतिहास लेखन का अनुसरण किया और इस बात पर बल दिया कि इतिहास वैज्ञानिक तरीके से खोजे गए तथ्यों पर आधारित होता है और इससे राजनीतिक इतिहास और खासतौर पर शासकों के इतिहास पर बल दिया। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 19वीं शताब्दी के आरंभ में भारत का इतिहास लिखने वाले उपनिवेशवादी लेखकों और इतिहासकारों ने एक तरह से अखिल भारतीय इतिहास लिख डाला, जैसा वे अखिल भारतीय साम्राज्य का निर्माण कर रहे थे। इसके बाद जैसे ही उपनिवेशवादी शासकों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई, वैसे ही औपनिवेशिक इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास लेखन के क्षेत्र में धर्म के आधार पर भारतवासियों में विभाजन पर जोर दिया। राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने भी संपूर्ण भारत का या विभिन्न क्षेत्रों के शासकों का अलग अलग इतिहास लिखा, जिसमें धर्म, जाति और भाषाई जुड़ाव पर बल दिया गया। परंतु उपनिवेशवादी इतिहासकारों ने जिस प्रकार निषेधात्मक आख्यान प्रस्तुत किया और भारत के राजनीतिक और सामाजिक विकास का निषेधात्मक परिदृश्य प्रस्तुत किया और उपनिवेशवाद को जायज़ ठहराने के लिए तर्क ढूंढे, वहीं इसकी भारतीय इतिहासकारों द्वारा राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया हुई। प्राचीन भारतीय इतिहास पर जेम्स मिल की पुस्तक और मध्यकालीन भारत में एलियट और डॉवसन की पुस्तक आधारभूत ग्रंथ थे। भारतीय राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने उपनिवेशवादी ढांचों का विरोध करने के लिए अपना एक ढांचा निर्मित किया। जिस प्रकार भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन उपनिवेशवाद का विरोध कर रहा था, उसी प्रकार उपनिवेशवादी इतिहास लेखन के जवाब और प्रतिक्रिया में राष्ट्रवादी इतिहास लेखन विकसित हुआ और इस प्रकार भारतीय जनता और उसके ऐतिहासिक दस्तावेज को गलत रूप में पेश करने के उपनिवेशिक तरीकों का विरोध करना और एक राष्ट्रीय आत्मसम्मान प्राप्त करने के इस प्रकार का प्रयास किया गया। देखिए, आपको इसमें बहुत कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिंपल सी चीज़ें दिखाई गई हैं कि जैसे जैसे उपनिवेशवादी इतिहासकार थे, उपनिवेशवादी इतिहासकार का मतलब होता है कि ब्रिटिशर्स जो भारत के ऊपर शासन कर रहे थे, ब्रिटिश, उन्होंने इतिहास लिखा और अपने इतिहास में बस यही तर्क देखने की कोशिश कर रहे थे कि भारत में किस तरह से जो ब्रिटिश रूल है उसको सही साबित किया जाए। इसके बाद हम उपनिवेशवादी इतिहास लेखन भी देखेंगे, तो आप उसमें देखेंगे कि उन्होंने बस यही साबित करने की कोशिश की। तो जैसे जैसे वो ये प्रूफ करना शुरू कर दिया, उन्होंने तरह तरह का तर्क दिया, उसी तरह से उनके विरोध में, क्योंकि ऐसा होता है कि जब कोई किसी पर्टिकुलर समाज को या किसी भी व्यक्ति को जब आप कोई दबाने की कोशिश करता है, जो गलत ठहराने की कोशिश करता है, तो सामने वाले के मन में ये बात उठती है कि नहीं, मुझे खुद को अच्छा साबित करना है। अब जब बात किसी समाज की आती है तो समाज में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती, तो वो उसका सच जानने की कोशिश करते हैं। तो ये जो सच जानने की कोशिश की थी कि जो इतिहासकार बोल रहे हैं वो सही है या नहीं, वही एक राष्ट्रवादी इतिहास लेखन के रूप में निकला।
हम उसी की बात करेंगे। अब यहाँ देखेंगे, अगर हम उदाहरण के लिए कई उपनिवेशवादी लेखक और प्रशासक इस बात पर बल देते थे, कहते थे कि इतिहास इस बात का साक्षी है कि भारत की जनता अपना शासन चलाने और लोकतंत्र के योग्य नहीं है। ये उपनिवेशवादी था, उन्होंने ये जाहिर ठहराया कि भारत के जो लोग हैं उनको शासन करना नहीं आता, कोई लोकतंत्र नहीं है, इसलिए ब्रिटिश जो इनके ऊपर रूल करता है दैट इज़ करेक्ट। तो इतिहासवादी लेखकों ने जो प्राचीन इतिहास को देखा तो उन्होंने ढूंढा कि नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप वैदिक काल को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वैदिक काल में भी बहुत सारे ऐसे समाज थे, बहुत सारे ऐसे नगर थे या कह लो साम्राज्य थे जहाँ पर लोकतांत्रिक प्रशासन थी, लोकतंत्र की तरीके से शासन चलता था। जैसे अगर आप वैदिक काल में लो तो वहाँ पे राजा तो होते थे, लेकिन उनको सपोर्ट करने के लिए सभा और समिति नाम का 2 संगठन था जो ये निर्धारित करता था कि राजा अपना काम ठीक से कर रहा है या नहीं, जैसे आज के समय में पार्लियामेंट हो जाए। तो वहाँ पर भी लोकतंत्र था और वो काफ़ी अच्छे ढंग से काम करते थे। और रही बात कि शासन नहीं कर सकते, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारत में कई ऐसे राजा रहे हैं जो इतने बड़े भूभाग पे साम्राज्य किए हैं जितना तो कि कोई और नहीं कर पाया है, जैसे अशोक, अकबर वगैरह वगैरह। ठीक है, उनका यह भी कहना था कि राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय निर्माण या आधुनिक आर्थिक विकास, यहाँ तक कि बाहरी आक्रमणकारियों का सामना करने में वे सक्षम नहीं रहे हैं। बिल्कुल, और इन्हीं सब चीज़ों को इन्हीं सब चीज़ों को सच या इन्हीं सब चीज़ों को चेक करने के लिए ही जो प्राचीन इतिहास लिखा गया था वो लिखा गया था, जिसमें आप देखेंगे कि शासन चलाना या एकता की जब बात आती है तो अकबर ने एकता कैसी होती है या एकता क्या होती है अकबर ने सिखाया, अशोक ने सिखाया, जहाँ पर हिंदू, बुद्ध और जैन साथ में मिलकर रहते थे। तो ये सारी चीज़ें थी। औपनिवेशिक शासन उन्होंने अपने पैरों पर खड़ा होने लायक बनाने के प्रयत्नशील हैं। इसके अलावा 19वीं शताब्दी को उत्तरार्ध में इस बात पर ज़रूरत से ज़्यादा बल दिया गया कि भारत का आधुनिक तर्ज और विकास करने के लिए औपनिवेशिक शासक और औपनिवेशिक प्रशासन की मौजूदगी जरूरी है। औपनिवेशिक, मैंने बताया था ना, इतिहास लेखन बस इस बात को सत्यापित करने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो ब्रिटिशर्स भारत पर रूल कर रहे हैं दैट इज़ करेक्ट, बस वो उसी को दिखाने की कोशिश कर रहे थे। एक और जहाँ उपयोगवादी और मिशनरियों ने भारतीय संस्कृति की निंदा की, वहीं दूसरी ओर पाश्चवादियों ने भारत को दार्शनिक और सन्यासियों का देश कहकर प्रशंसा की। देखिए, अब जहाँ पे भारत की संस्कृति की निंदा कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि भारत पिछड़ा हुआ देश है वगैरह वगैरह, लेकिन वहीं कुछ लोगों ने भारत का जो ये अध्यात्म था उसको अच्छा बोल रहे थे, भारत के जो दर्शन थे, जो अध्यात्म है उसको अच्छा बोल रहे थे। तो भारत का दर्शन और भारत की जो क्या कहते हैं उसको, आध्यात्मिक रूप था, उसकी प्रशंसा करने के पीछे ये रीज़न नहीं था कि भारत को वो महान दिखाने की कोशिश कर रहे थे। इसके पीछे उसका रीज़न ये था कि भारत को अपना राजनीतिक, प्रशासनिक ये सब चीज़ छोड़ के उसे सिर्फ अध्यात्म में ध्यान देना चाहिए, बाकी काम ब्रिटिशर्स कर लेंगे, बाकी काम ब्रिटिश कर लेगी। पूरी दुनिया को अध्यात्म का सिखाना चाहिए, जबकि अंग्रेज भारत में राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक मामलों और बाहर के होने वाले आक्रमण से उसकी सुरक्षा करेंगे। क्योंकि जब जब भारत पर भारतीय शासकों का शासन रहा है तब तक विदेशियों ने आक्रमण किया है, ये उनका तर्क होता था। वस्तुतः विदेशी शासन के अभाव में भारत राजनीतिक और प्रशासनिक अव्यवस्था में डूबा रहा है। उदाहरण के लिए अंग्रेजों ने 18वीं और 19वीं शताब्दी में भारत को अर्थव्यवस्था के दलदल से बाहर निकाला। ये उपनिवेशवादी लेखकों ने लिखा है और उसके काट में या उसके तर्क को लेके उसको सत्यापित करने के लिए या उसके सत्यता को जांचने के लिए जो इतिहास लेखन भारतीयों ने लिखा वो कहलाएगा राष्ट्रवादी इतिहास लेखन। उसको हम आगे देखेंगे। तो उन लोगों ने और क्या क्या कहा, इसको हम देख लेते हैं। उपनिवेशवादी लेखकों और प्रशासकों का यह भी मानना था कि अपने धार्मिक और सामाजिक संगठनों के कारण भारतीयवर्षों में नैतिकता भी नहीं थी। इस प्रकार का दृष्टिकोण सिर्फ इसलिए विकसित हुआ क्योंकि ब्रिटिश प्रशासक रसोइयों, खानसामों और अन्य दूसरे प्रकार के नौकरों के जरिए भारतवासियों के सीधे संपर्क में आए जो साहबों की खिदमतदारी किया करते थे। कुछ यूरोपीय लेखकों ने भारतीय अध्यात्म की प्रशंसा की क्योंकि उनके अपने देशों में उभरते उपयोगवाद और वाणिज्यवाद के प्रति उनके मन में एक आक्रोश था। तो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपनी चीज़ों के लिए, या फिर डायरेक्ट भारत के इतिहास को न जान के या भारत को न जान के किसी और के थ्रू भारत को जानने की कोशिश की गई। जैसे जेम्स मिल, अगर आप पॉलिटी को जानते हैं तो जेम्स मिल वेस्टर्न फिलोसफर, बहुत बड़े फिलोसफर बने हैं जो पॉलिटिकल साइंस में पढ़े जाते हैं, जिनको आपने यूटिलिटेरियन, उपयोगितावाद का सिद्धांत सुना होगा, जेम्स मिल ने दिया था। अब चूंकि जेम्स मिल की जब आप एक भारत पे जो किताब उन्होंने लिखी है उपयोगितावाद में, भारत पर भी उन्होंने बहुत बढ़िया निबंध लिखा और उन्होंने भारत को बहुत क्रिटिसाइज किया है उसमें।
अब आप देखो, उन्होंने भारत पे इतना लंबा चौड़ा शोध रिसर्च पेपर लिख दिया, एक रिजल्ट लिख दिया, जबकि वो भारत कभी आए ही नहीं थे। सोचिए, बिना भारत को जाने आपने भारत पे एक पूरा का पूरा बुक लिख दिया, और वो बुक एक ग्रंथ मानी जाती है। तो ये सिचुएशन थी उस समय की, और सब सिर्फ अपने उसकी लिख रहे थे, और खुद को वहाँ के शासन के नज़र में, वहाँ के सरकार के नज़र में अच्छा दिखाने की कोशिश हो रही थी। ओके फ्रेंड्स, तो आगे हम देखेंगे। कई औपनिवेशिक इतिहासकारों का यह भी मानना था कि पूरब के अन्य देशों की तरह तानाशाहों बादशाहों द्वारा शासन किया जाना भारत की नियति और आदत है। इस तरह की जब बातें हो रही थी, इसलिए भारत में ब्रिटिश राज को निरंकुश और तानाशाह होना पड़ा है। मतलब उन्होंने बोला कि भारत की आदत हो चुकी है कि कोई ऐसा राजा उस पर राज करे जो निरंकुश हो, तानाशाह हो, वगैरह वगैरह। तो इसलिए ब्रिटिशर्स को निरंकुश होना पड़ रहा है, तानाशाही करनी पड़ रही है, जबकि ब्रिटिशर्स ऐसे नहीं हैं। ये खुद को बस एक पता ना कि बेटर फेस दिखाने की कोशिश की जा रही थी। इसके अलावा इन लेखकों ने यह भी कहा कि भारत में जन कल्याणकारी राज्य जैसी कोई संकल्पना नहीं थी। वस्तुतः भारत की परंपरागत राजनीतिक शासन व्यवस्था भयानक रूप से दमनकारी थी। इसके उलट तानाशाही होने के बावजूद अंग्रेज जन कल्याण के प्रति संवेदनशील और उदार हैं। अतीत के कुर्प राष्ट्रवादी निरंकुशता के बिल्कुल विपरीत अंग्रेजी राज तानाशाह होने के बावजूद लोक कल्याणकारी है। मैंने बताया ना फ्रेंड कि खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश की जा रही थी, और वही हो रहा था। औपनिवेशिक लेखकों ने भारतवासियों के बारे में यह भी कहा कि उनमें यूरोपीय लोगों जैसे राष्ट्रवाद की कोई भावना नहीं थी, इसलिए कोई राष्ट्रीय एकता भी नहीं थी। भारतवासी हमेशा से विभाजित रहे हैं, एक और जहां यूरोपियों ने भारत, यूनानी वगैरह वगैरह, सिर्फ वही चीज़ की उन्होंने बस भारत को क्रिटिसाइज करने की बात की है। भारत को इस हद तक दिखाने की कोशिश की गई है ताकि लोग ये जाने कि नहीं, जो ब्रिटिशर्स भारत पर रूल कर रहे हैं दैट इज़ गुड, जस्ट बिकॉज कि भारत को एक अच्छा देश बनाना है। भारतवासियों में नव प्रबंधक और सर्वरचनात्मक का अभाव था, इसलिए विभिन्न संस्थाएं, रीति रिवाज, परंपरा, कला, शिल्प आदि अधिकांश अच्छी चीज़ें बाहर से ही आई हैं। मसलन औद्योगिक शासन स्थापित होने के बाद भारत में कानून व्यवस्था लागू हुई। इसके अलावा कानून के समक्ष समानता, आर्थिक विकास, सामाजिक समता का आधारित समाज का आधुनिकीकरण हुआ। इस प्रकार की औपनिवेशिक धारणाओं में न केवल भारतीय इतिहासकारों और बुद्धिजीवियों का सम्मान आहत हुआ, बल्कि इससे यह बात भी सामने आई कि बुद्धिजीवियों द्वारा स्वायत्त लोकतंत्र, संवैधानिक सुधार जैसी मांगें पूरी नहीं की जा सकती। मतलब ये उन्होंने देखने की कोशिश की। अब हम देखेंगे नेक्स्ट उसमें कि एक्चुअल में ये तो हमने देखा कि किस तरह से उपनिवेशवादी लेखकों से ये मतलब प्रोवोक कर रहे थे उपनिवेशवादी लेखक कि भारत अपना लेखन करे। तो अब हम आगे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि प्राचीन और मध्यकालीन युग का राष्ट्रवादी इतिहास कैसे शुरू हुआ और उन्होंने क्या लिखा। ये जो हमारा लेमन आउट था वो हम देखे था कि उपनिवेशवादी लेखक जो थे वो हमारे बारे में क्या सोचते थे। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे पिछले वीडियोज़ को वॉच कीजिए। उसमें हम वही टॉपिक्स कवर कर रहे हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। एंड फ्रेंड, एग्ज़ाम्स होंगे क्योंकि आप फाइनल ईयर में हैं और फाइनल ईयर के एग्ज़ाम होंगे। आई थिंक सितंबर फर्स्ट वीक में ही होंगे। ओके, कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।